फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हम लोग के यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड पे। आज हम लोग इसी एक कंटेंट को जो मेटल नॉन मेटल का है, साइंस पार्ट का, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। हम लोगों ने फिजिक्स का एक चैप्टर कर लिया है और मैथ्स का भी एक चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हम लोगों ने सोचा केमिस्ट्री का भी कुछ कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए बेसिक्स है ये, और हर किसी को ये चीज़ जानना है। तो इसलिए हम लोग ये एक नया चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स का लेकर के आए हैं। यह चैप्टर क्लास 8 का है, लेकिन इसमें कंटेंट जो है वो क्लास 6 के, क्लास 5 के, 10 के, 8 के, 7 के, सब के हैं। तो आप सभी को इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग निश्चित रूप से बने रहेंगे। ये देखिए, ये एक पेज आप लोगों के सामने आ चुका है। यह सेम पेज आपके बुक का है। तो हम लोग इस बार नया एक प्रयास किए हैं इस तरीके से पढ़ाने का। तो आशा है कि इससे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और यदि कहीं लैग हो रहा है तो फिर हम लोग उसी तरह से व्हाट्सएप पे चैट के माध्यम से डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप सभी के सभी बने रहेंगे। अब साइड चैट में आप लोग अपना अटेंडेंस अभी देना शुरू कर दीजिए, और शुरू से लास्ट तक जो स्टूडेंट रहेंगे उसी के अटेंडेंस को बनाया जाएगा। बीच बीच में मैं बोलूंगा आप लोगों को फिर से अपना नाम लिखने के लिए, और आप लोग नाम को बिल्कुल लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं फिजिक्स पार्ट का, जो हम लोग कर चुके हैं, केमिकल इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोगों को नॉलेज में है, नोन है। इसलिए जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है, यानी अपने गुण होते हैं। 118 एलिमेंट टोटल हैं, जिनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। अब आप लोग ये समझेंगे नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या होता है। तो नेचुरली अकरिंग का मतलब होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, वो नेचुरली अकरिंग कहते हैं उसको। देखिए, नेचुरली अकरिंग यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया, जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। क्लियर है? क्या कहलाएगा? नेचुरली अकरिंग कहलाएगा। ये एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। और ये कितने हैं संख्या में? 92। आज के डेट में 118 से प्लस अधिक एलिमेंट्स नोन है, ये ध्यान रखिएगा। और रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है? मैन मेड है, यानी हम लोगों ने उसे बनाया है, सिंथेसाइज किया है। मैन मेड की जगह सिंथेसाइज भी लिख सकते हैं, सिंथेसाइज लिखा जा सकता है। इसका मतलब होता है मानव निर्मित, या कहें तो कृत्रिम। कृत्रिम, मानव निर्मित, मैन मेड को कहा जाता है। तो ये आप बता सकते हैं कि 118 से अधिक एलिमेंट्स नोन है, जिसमें 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है, और रेस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड बनाया गया है। तो इस बेसिस पर कि सबकी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। जैसे देखिए, अगर हम एक क्लास की बात करें, जैसे मान लीजिए क्लास 5 की बात करें, क्लास 6 की बात करें, तो उनमें कॉमन क्या होगा? उनमें कॉमन होगा उनका सिलेबस। जो क्लास 6 का सिलेबस होगा वो क्लास 6 के हर एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा? कॉमन होगा। वहां तक की जानकारी हर स्टूडेंट को होगी। उसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगी। और वैसे एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं दो मेन ग्रुप में, जो कि मेटल और नॉन मेटल होता है। तो ध्यान देंगे यहां से कि जितने एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होगा मेटल का, दूसरा भाग नॉन मेटल का। अच्छा, एक बीच के भी पार्ट होता है, ये होता है सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स। क्लियर है? सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है यहाँ पर, सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स के बारे में। आप लोगों को मेटल या नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग उसी पर कंसंट्रेट करेंगे अपनी आज की सारी बातें। चलिए, कमेंट करके बताइए, ये जो नया हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया है या एक वर्क किया है, ये आप लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है?
चलिए, तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। अब मेटल नॉन मेटल की जब बात किया जाए तो 72 जो है एलिमेंट्स वो तो मेटल है, लेकिन 20 एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है। तो यह देख सकेंगे आप कि मेजोरिटी जो है एलिमेंट्स की वो क्या है, मेटल की है, यानी ज्यादातर अमाउंट संख्या में मेटल्स प्रेजेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल क्या है, एक फॉर्म है पीरियोडिक टेबल, एक अरेंजमेंट है जिसमें कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है मेटल में, नॉन मेटल में, और उसको अरेंज किया गया है एक टेबल बना करके। अब देखिए कुछ एग्जांपल दिया गया है इसमें कि मेटल को भी अलग अलग टाइप ऑफ मेटल में डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। जैसे कि हैवी मेटल्स जैसे कि हाइड्रागिरम जिसको मर्क्यूरी भी कहते हैं, प्लम्बम यानी लेड हो गया, एजी अर्जेंटिनम, पीटी कॉपर, ये सब प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो मेटल्स हैं ये सब हैवी मेटल्स में आते हैं। लाइट मेटल्स, हल्के मेटल्स जो हैं उनमें देखिए यहाँ पर हैवी और लाइट का मेटल का मतलब होता है उसके न्यूक्लियस से, ठीक है, ये न्यूक्लियस के आधार पर। और देखिए लाइट मेटल्स कैसे हैं, जैसे कि पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो मेटल है ये सब लाइट मेटल है। आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। नोबल मेटल क्या है, जो कि जनरली आमतौर पर किसी दूसरे मेटल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और यह हम लोगों के ज्यादातर जो मिलते हैं हम लोगों को, तो इनमें जो है लाइट बहुत ज्यादा होता है, चमक बहुत ज्यादा होता है, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऑक्सीजन ही है जिसके साथ ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब एग्जांपल है नोबल मेटल्स के। एयू, ऑरम, एजी अर्जेंटिनम, पीटी, प्लेटिनम, ठीक है, ये सब आपको जानना चाहिए, आप तो जानते होंगे, नेक्स्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। अब देखिए रेयर मेटल्स होता है जो हमें बहुत ही कठिनाई से मिलता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंसियम, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो कि रेयर मेटल्स हैं, जल्दी ये हमें मिलते नहीं है, प्रकृति में जल्दी इसको पाया नहीं जाता है, बहुत ही रेयरली मिलते हैं। उसके बाद है रेडियो एक्टिव मेटल्स, ऐसे मेटल्स जिसमें कि रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, वो रेडियोकली एक्टिव होते हैं, वो होते हैं गामा रेज जिससे निकलता है। अगर आप लोग को हम समझाना चाहें तो गामा रेज आप लोग पढ़े नहीं है, तो वो रेडियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं, रेडियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। आप लोगों को याद होगा दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक का नाम मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी जो है एक जब खोज कर रही थी वही, तो खोज करते समय में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज वो कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें खुद भी कैंसर हो गया था। और मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये दो साइंटिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने मिलकर के खोज की थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जिससे कि उन्हें खुद भी कैंसर हो गया था। तो रेडियोलॉजिकली एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, इनसे क्या होता है, हमें दूर या बच करके रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ऐसी किरणें निकलती हैं जो कि हमारे शरीर के सेल्स को नष्ट करती हैं, उनमें कैंसर के लक्षण पैदा कर देती हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए प्रोटेक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मेटल होते हैं जिनको कि दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन से या रस्टिंग से, कोरोजन से बचाया जा सके। आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जहां पढ़ा था वहां पर आप लोगों ने देखा था कि एक चीप मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल का परत चढ़ाया जाता है। तो इसका काम उपयोग जब हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए लेंगे, आयरन के ऊपर जैसे जिंक की परत अगर चढ़ाई जाए या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाए, ताकि उसको वाटर से सेफ रखा जा सके, एयर से सेफ रखा जा सके, मॉइस्चर से सेफ रखा जा सके, कोरोजन से बचाया जा सके, तो हम लोग कहेंगे वैसे मेटल्स जो उसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं प्रोटेक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। जैसे क्रोमियम की परत नल टैप वगैरह पे आप देखेंगे चमकदार होता है, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, निकेल की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और टीन की परत चढ़ाई जाती है। इन सब चीजों की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि ये जल्दी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और लंबे समय तक चीजों को खराब होने से बचाते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोग
चैट सेक्शन में मुझे ये बात बताइए, कहीं कोई परेशानी यहाँ पर अपने? यदि आपके और दोस्त हैं अभी जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी आप निश्चित रूप से बता दीजिए। क्लास चालू हो चुकी है, क्लास चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। सेशन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, टिन, ये सब बहुत से बहुत क्या है ऐसे बहुत सारे मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सभी क्या है नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। मेटल्स के एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको याद रखेंगे। ये क्या है एबंडेंट है नेचर में, प्रचुर मात्रा में हमें पाए जाते हैं नेचर में। दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर के लगभग 99% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या करता है अपने आप को कंस्टिट्यूट करता है। आप लोग इसे जानते होंगे कि 75 से 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में। आप लोग निश्चित रूप से जानते ही होंगे। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो मुख्य घटक है, नॉन मेटल्स हैं जो कि हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है बहुत ही लार्ज अमाउंट में। अब देखिए मेटल्स का जो है एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि मेटल्स का लस्टर यानी चमक बहुत ही ज्यादा होता है। लस्टर यानी चमक, तो मेटल्स जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ध्यान दीजिएगा, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। यह दोनों भी क्या है प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये प्रॉपर्टी मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। अब आप यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहाँ स्किप करके हम लोग वहां पहुंचेंगे तो इसके बारे में निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। और क्या होता है, ये कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर मतलब सुचालक, सुचालक मतलब जिससे होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। यानी कि मेटल्स जो है इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट अमाउंट में और कम समय में विदाउट मच लॉस पास कर पाती है। ये लोग रोकते नहीं, हिंड्रेंस नहीं कॉज करते हैं और उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी होती है, बहुत ही कम होती है। तो मैंने इस सबकी चर्चा पिछले क्लास में की है। यदि आप लोगों ने वो सेशन केमिकल इफेक्ट का नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आज आप लोग उसको देख लेंगे इसके बाद। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। याद रखिएगा एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मर्क्यूरी को छोड़ के, गैलियम को छोड़ के और सीजियम को छोड़ करके। एक्सेप्शन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको अलग से आप लोगों के लिए मैं नोट कर देता हूं। एक्सेप्शंस जितने भी हैं उसको निश्चित रूप से अलग से याद रखना है। तो देखिए ये क्या है कॉमन है, आप लोग अभी रिलेट कर पाएंगे। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन है। मैंने क्लास 8 का टॉपिक उठाया है बट ये 7 और 6 में भी और 9th और 10th में भी कॉमन है, इसलिए आप सभी लोगों को इसको निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी में बताया कि मेटल्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप लोग नोट करते चले कॉपी पेन लेकर के। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, और एक्सेप्शन कौन है, गैलियम, सीजियम, ये दोनों इसमें एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी भी, मर्क्यूरी भी क्या है एक्सेप्शन है। तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जो मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं, और एक्सेप्शंस जो हैं इसमें गैलियम और सीजियम है, मर्क्यूरी भी एक एक्सेप्शन में आता है। तो ये एक्सेप्शन को आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे।
जो जो हम लोग साथ लाइव जुड़े हुए हैं आप लोग अपना नाम एक बार और लिख दीजिए ताकि हम लोग ये समझ जाए आप लोग जुड़े हुए हैं साथ में। समझ में आ रहा हो? यस बिल्कुल लिख के साइड में कमेंट कीजिए यस सर साइड चैट में। पसंद आ रहा हो सेशन तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब समझते हैं, एक फैक्ट दिया हुआ है इसके बारे में जानना है कि 5000 BC में लगभग in about 5000 BC lead was extracted by rock rich in lead in northern Mesopotamia। नॉर्दर्न मेसोपोटामिया शहर में क्या किया गया जब खुदाई हो रही थी तो वहां पर एक रॉक मिला, एक पत्थर मिला जिसमें कि लीड की मात्रा बहुत अधिक थी। क्लियर है? 9000 ईयर एगो इन टर्की, 9000 साल पूर्व कहां? टर्की में। आप लोग जानते हैं टर्की शहर का नाम है। कॉपर वाज डिस्कवर्ड, एक्चुअली टर्की एक देश है ना। कॉपर वाज डिस्कवर्ड एंड ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द शाइनी रॉक्स। कॉपर को प्राप्त किया जाता था शाइनी रॉक यानी ऐसे रॉक्स जिनमें चमक होती थी उनको कट करके कॉपर को खोजा गया था। एंशिएंट इजिप्शियंस यानी इजिप्ट के जो रहने वाले पुराने लोग थे गॉट आयरन फ्रॉम द फॉलन मेटेरोइड्स। मेटेरोइड्स क्या होते हैं? उल्का पिंड कहा जाता है जो अर्थ के बाहर बड़े बड़े चट्टान धरती पर आकर गिरते हैं, वो मेटेरोइड्स कहलाया जाता है। एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरोइड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं ये साइंस के आप ईवीएस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेटेरोइड्स जो कि भारत धरती के बाहर से आकर के धरती पर गिरे थे उनसे आयरन मिला हम लोगों को। यानी यह समझ में आ सकता है कि प्योर आयरन जो था वो कहां से आया है? पृथ्वी के बाहर से यानी आउटर स्पेस से आया है। एंड इट इज कॉमनली नेम्ड एज अ मेटल फ्रॉम द स्काई, इसलिए इसका नाम जो है रखा गया है स्काई से आया हुआ मेटल यानी कि आकाश से आया हुआ मेटल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एंड इन मैक्सिको इट इज नेम्ड एज द गिफ्ट ऑफ हेवन। मैक्सिको एक शहर है जहां पर इसका नाम है गिफ्ट ऑफ हेवन। हेवन मतलब बिल्कुल स्वर्ग, तो स्वर्ग का दिया हुआ एक उपहार, तोहफा के नाम से इसको मैक्सिको में जाना जाता था। In ancient times, only 8 metals such as iron, gold, silver, copper, tin, lead, mercury and antimony were known। पुराने समय में सिर्फ 8 ही मेटल्स उस समय जानकारी में थे। जब आप लोग पढ़ेंगे इतिहास का पीरियोडिक टेबल में क्लास 10th में तो आप लोग जानेंगे कि सबसे पहले जॉन डवेनियर ने सबसे पहले मेटल्स को अरेंज करना शुरू किया, नॉन मेटल्स को अरेंज करना शुरू किया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। और उस समय इन्होंने 3 मेटल्स को या नॉन मेटल्स को या उस तरह से मिलने वाले एलिमेंट्स को एक फॉर्म में ट्राइड्स के फॉर्म में रखा था। तो उस समय बहुत ही कम एलिमेंट्स थे। उसके बाद जब न्यूलैंड भी आए थे तो 56 एलिमेंट्स ही उस समय नोन थे। तो पहले जो है बहुत कम एलिमेंट्स की खोज हो पाई थी, बाद में जाकर के बहुत सारे एलिमेंट की खोज होने लगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ता चला गया, एडवांसमेंट होता चला गया, तो नए नए मेटल्स की खोज होने लगी और बनाया जाने लगा बहुत सारे मेटल्स को। तो मैक्सिको में आप लोगों ने देखा कि गिफ्ट ऑफ हेवन नाम दिया गया था किसका? आयरन का। अब समझिएगा एंशिएंट टाइम यानी पुराने समय में सिर्फ 8 मेटल्स नॉन थे। वो 8 मेटल कौन कौन से थे? आयरन, लिखिए आप लोग लिखिए साथ में, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी एंड एंटीमनी। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, एंटीमनी, ये इस तरह के मेटल्स केवल 8 थे जो कि नोन थे उस समय में। लेड लिख लीजिए तो 7 8 हो जाएगा। तो लेड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी और एंटीमनी वो 8 ऐसे मेटल्स थे जो कि एंशिएंट टाइम में नोन थे। बट आफ्टर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद, अभी कौन सा सेंचुरी? 21st सेंचुरी है। 2020 ईयर है और 21st सेंचुरी है। तो उस तरह ध्यान देंगे 18th सेंचुरी में टोटल 20 मेटल्स नोन हो गए थे। कितने में मिल गए थे? 20 मेटल्स। यानी ये 20 मेटल्स से पहले की बात है। 18 मेटल्स यानी कि ये 18th सेंचुरी के पहले की बात है जबकि 8 एलिमेंट्स जाने जाते थे। उस समय 8 मेटल्स हम लोग जानते थे। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए साइड चैट में। यहां तक में कोई किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा है।
हम लोग आप लोगों के लिए अधिक से अधिक एडवांसमेंट कर रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ आप लोग हम लोगों की मेहनत का। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, मेटल्स जो है उनका ब्राइट नेचर होता है, मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जितने भी मेटल होते हैं जैसे मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम को छोड़ करके वो सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम लिक्विड स्टेट में होते हैं और बाकी सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो एक्सेप्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया है मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम तीन ऐसे मेटल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो मेटल की प्रॉपर्टी थी। नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है। तो यहाँ एक डिफरेंशिएशन आ गया कि मेटल जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। लिख लीजिए आप लोग इस बात को। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस निश्चित रूप से पूछा जाएगा, चाहे आपके सिलेबस में पूछा जाए या आप आगे 9th 10th में जाएंगे तब आपसे पूछा जाए। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ जानना होगा। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बेस्ड ऑन ये बता सकते हैं कि किस तरह से मेटल और नॉन मेटल दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो पहला तो पॉइंट हम लोग का ये था कि वो नॉन लस्टरस होते हैं। दूसरा था ब्रिटल भी होते हैं नेचर में। ब्रिटल का मतलब होता है कि यदि किसी चीज पर कोई चोट पड़े तो वो तुरंत टूट जाए, खंड खंड हो जाए तो ब्रिटल कहलाता है। ये और क्या है, ये बैड कंडक्टर्स भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। अगर हम लोग देखें तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ से चार चीजें समझ में आ गई कि मेटल्स जो हैं वो तो लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं। अगर और देखा जाए उसी तरह से तो ब्रिटल होता है नॉन मेटल, जबकि मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं। और अगर देखा जाए तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के मेटल्स, और ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के नॉन मेटल्स, और ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के कौन, मेटल्स, और ये इंसुलेटर्स होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल्स। तो ये चार पॉइंट के बेस्ड ऑन अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर सक रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़िएगा तो आपको और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके आधार पर आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकिएगा। तो आज का एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में यह भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको नोट कर लीजिए और इसको बना करके आप लोग रिवर्ट करेंगे। क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, डिफरेंशिएट between metals and non-metals on the basis of their physical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है, परंतु हम लोग बात कर रहे हैं केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ही इसमें लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे मेटल्स के। जितना समझ में आए उतना लिखिएगा, फिर उसको करेक्ट करेंगे जहां गलती हो। शुरुआत के लिए लिखने का आप लोग, अगर लिखने में आप लोगों को दिक्कत आता है तो सर ग्रामर सेक्शन में टेंस पहले से वीडियोस अपलोडेड है। एडुवर्ड के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग ग्रामर में, इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग टेंस का पहले वीडियो देखिए, उससे आप लोगों को सेंटेंस अरेंजमेंट करना आ जाएगा। और भी सेंटेंस के वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको देखिए और खुद से क्वेश्चन आंसर को बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों का खुद का लिखना जो लेखन है वो अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग ग्रामर सेक्शन अपना मजबूत कीजिए। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल के? सबसे पहला है फिजिकल स्टेट, यानी कि वह अवस्था जिसमें कि हमें रूम टेम्परेचर पर मेटल या नॉन मेटल प्राप्त होता है, वह उसका फिजिकल स्टेट कहलाएगा। तो अगर फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और उसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। बताइए कि ऐसा एक्सेप्शन कौन कौन है जो कि सॉलिड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर। चैट बॉक्स बगल में है, इस पे आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, यानी कि सॉलिड नहीं होते हैं। देखिए मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे देख के भी आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। देखते हैं, मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम ऐसे तीन मेटल्स हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड नहीं होते हैं। इसके अलावा जितने मेटल्स हैं वो सभी लगभग लगभग सॉलिड होते हैं।
अब देखिए हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब होता है कि कितना मजबूती है किसी भी मेटल के अंदर। तो बहुत ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, क्रोमियम, मेटल्स, लेड, इसमें भी एक्सेप्शन है, लेड और जिंक, ध्यान रखिएगा, लेड एंड जिंक आर सॉफ्ट मेटल्स। लेकिन अगर हार्ड की बात की जाए तो कॉपर, आयरन, क्रोमियम और ये सब मेटल्स जो हैं ये सब क्या होता है, हार्ड होता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हार्ड मेटल सॉफ्ट मेटल की कंसेप्ट है, तो हार्ड में आपका हो जाएगा लेड, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, ये सब हो जाएगा। अगर सॉफ्ट की बात की जाए तो सॉफ्ट में आपका आ जाएगा जिंक, लेड। सॉफ्ट का ही एक और प्रकार है वैक्स लाइट कहा जाता है, हालांकि ये सॉफ्ट ही कहिए आप लोग इसको, वैक्स लाइट कहिए या सॉफ्ट कहिए एक ही बात है। सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब सॉफ्ट मेटल में आते हैं। सॉफ्ट में वैक्स लाइक मेटल थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो हार्ड और सॉफ्ट मेटल की अगर बात की जाए तो मेटल्स जो है दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, हार्ड मेटल्स और सॉफ्ट मेटल्स। हार्ड मेटल्स में आपका लेड, कॉपर, आयरन ये सब चीज हो जाएगा और क्रोमियम भी हो जाएगा। सॉफ्ट मेटल में आपका जिंक हो गया, लेड हो गया, वैक्स लाइक मेटल्स कहिए या सॉफ्ट मेटल कहिए, उसमें सोडियम पोटासियम आ गया। तो ये आपका हार्डनेस हो गया। तो ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कुछ एक्सेप्शन में है सॉफ्ट मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली जो है सॉफ्ट या ब्रिटल होते हैं। तो ये क्लियर है। लस्टर के बारे में देखिए, लस्टर क्या होता है, चमक। लस्टर का मतलब होता है चमक, चमकदार। जितने भी मेटल हैं सब में एक लस्टर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं मेटेलिक लस्टर। हर मेटल का अपना एक खास चमक होता है। जनरली मेटल जो होते हैं वो सिल्वरी शाइनिंग होते हैं, यानी उनका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्वर के रंग का होता है ज्यादातर मेटल का, और वो एक शाइन देते हैं जिसको कि हम लोग मेटेलिक लस्टर कहते हैं। और उसको पॉलिश किया जा सकता है, किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे चीज का परत चढ़ाया जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जा सकता है रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार, और उनको पॉलिश किया जा सकता है किसी दूसरे पेंट के से या कोई दूसरे ऑक्साइड से, उसके ऑक्साइड्स का भी लेयर चढ़ाया जाता है ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। बहुत सारे मेटल पे ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है ताकि कोरोजन से, रस्टिंग से उसका बचाव हो सके। डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, डेंसिटी क्या है देखिए समझिएगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट के बारे में बता रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखिएगा आगे के लिए। क्लास 9th के भी फर्स्ट चैप्टर में डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है। तो डेंसिटी और स्ट्रेंथ, मेटल्स का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होगा तो मास जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी और मास के बीच का रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी किसी मेटल की ज्यादा है तो निश्चित रूप से समझिए कि उस मटेरियल में मास 1 यूनिट वॉल्यूम में अधिक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मेटल की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि उनके एटम्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में वो क्लोजली पैक होते हैं। अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और लिक्विड के जो होते हैं वो दूर दूर लूजली पैक्ड होते हैं। तो इस वजह से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में हाई होता है जबकि लिक्विड में लो होता है और गैस में तो लीस्ट होता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक रहेगा वहां बाइंडिंग स्ट्रांग होगी और जितना कम जगह पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उसका मास उतना अधिक होगा और उस तरह से डेंसिटी उसकी उतनी अधिक होगी। तो इस तरह से वो क्या होता है, मटेरियल हार्ड और स्ट्रांग बन जाता है, यानी कि मेटल्स जो है वो हार्ड एंड स्ट्रांग बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनके एटम्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसी वजह से उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। तो याद रखिए मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस सर लिख करके कमेंट करें, अपना नाम भी लिखेंगे साथ में ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोग में से कौन कौन हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक। चैट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है। चैट बॉक्स बगल में चल रहा है। चलिए, कुछ जो है डेंसिटी दिया हुआ है मेटल्स का। अब डेंसिटी के आधार पर समझिएगा, जिस मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी उसका
हार्डनेस उतना ही ज्यादा होगा। देखिए पोटासियम का 0.86 है, जबकि प्लेटिनम का 21.45 है। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो ये 0.86 इज लेस देन 1, ये 1 से भी कम है, और ये 21 से भी अधिक है 21.45। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर पोटासियम तो बहुत ही लिस्ट डेंसिटी का है, यानी कि इसकी हार्डनेस बहुत ही कम होगी, और प्लेटिनम की हार्डनेस बहुत ही अधिक होगी, क्योंकि इसका 0.86 इसका 21.45 कहीं ज्यादा, एक दो गुना नहीं 20 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली मल्टीपल में ज्यादा है पोटासियम से प्लेटिनम की डेंसिटी। यानी इसका मतलब है कि पोटासियम के जो एटम्स हैं वो उतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, और प्लेटिनम के जो मेटल्स हैं के एटम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, और यही कारण है कि पोटासियम जो है ये एक सॉलिड स्टेट में होने के बावजूद क्या होता है, सॉफ्ट मेटल्स में आता है, और इसको इजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। सोडियम के साथ भी वही केस है, देखिए कितने का अंतर है, बहुत कम, 86 0.86 और 0.97, 11 का मात्र फर्क है, 0.11 का, ये भी लेस देन 1 है। मैग्नीशियम भी 1.74, जिंक 7.1, कॉपर 8.9, सिल्वर 10.5, लेड 11.3, मर्क्यूरी 13.6 और गोल्ड 19.3, प्लेटिनम 21.45। यहाँ से देख सकते हैं कि हार्ड की अगर बात की जाए डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो आप समझ सकते हैं कि पोटासियम से सबसे ज्यादा हार्ड यहाँ प्लेटिनम है। इसके अंदर जितने मेटल्स दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा प्लेटिनम का डेंसिटी है, यानी प्लेटिनम इन सब मेटल्स में सबसे हार्ड होगा। इन मेटल्स में कह रहे हैं, नॉट द हार्डेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का एक टास्क है, आप लोग पता कीजिएगा हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ये आप लोग पता करके और मुझे व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप लोगों का वर्क है, जो जो रिस्पॉन्ड करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि वो लोगों ने पूरा सेशन को देखा भी है और वो मेहनत भी कर रहे हैं। अगर यूनिट की बात की जाए तो डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। आप लोगों को सब बात अगर समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में यस लिखें। आइए, इसकी एक और प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी है। समझिएगा मेलिएबिलिटी क्या है। जब हम लोग किसी मेटल को हैमर करते हैं तो क्या होता है, थिन शीट में बदल जाता है। यही प्रॉपर्टी जो है मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेयर जो होते हैं, ये देखिए, ये इसका एग्जांपल दिखाया जा रहा है, ये बहुत सारे एटम्स का ये लेयर था, लेकिन जब इसको हम लोग हैमरिंग किए रोलर के थ्रू, क्या हुआ, ये इसका एटम्स जो है अपने आप को अरेंज करता चला गया, और चूंकि ये ब्रिटल नहीं होते हैं तो ये एडजस्ट एटम्स जो है पीछे तरफ एडजस्ट होते चले गए और इसका थिकनेस घटता चला गया, थिन शीट ऑफ मेटल में ये बदल जाएंगे। इसलिए ओके, ये हम लोग डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मेलिएबिलिटी की अगर बात करें तो हैमरिंग जब किया जाएगा तो ये शीट्स में बदल जाएंगे, क्योंकि इनके जो लेयर ऑफ एटम्स है वो एक दूसरे पर स्लाइड होंगे। बिल्कुल, ये डक्टिलिटी में इसको दिया हुआ है, लेकिन ये जो एग्जांपल है ये बिल्कुल मेलिएबिलिटी का ही एग्जांपल है। ये डक्टिलिटी में इसको लिखा गया है। आइए आगे का देखते हैं डक्टिलिटी का। मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि हम लोग उनको वायर्स के शेप में ढाल सकते हैं। इसमें वायर्स के शेप में, जो घर में वायर हम लोग देखते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के, ये सब जो डक्टाइल एलिमेंट्स हैं उन्हीं से हम लोग वायर बनाते हैं। जनरली मेटल्स होते हैं जिनको कि हम लोग वायर से बदलते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो होता है यह मोस्ट डक्टाइल मेटल है, इसको याद रखेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा होता है, और ये दोनों खर्चा यानी एक्सपेंसिव भी होता है, ये भी याद रखेंगे। और सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप लोगों का टास्क है ये बताना कि क्या गोल्ड भी वेरी गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर होता है क्या। ये आप लोग का टास्क है बताने का, इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा और क्या ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, यह भी आप लोगों को मैंने टास्क दिया है। तो आज हम लोग आज का सेशन यहाँ डक्टिलिटी पर खत्म करते हैं। इसके बाद फिर आगे हम लोग इसके अदर पोर्शन पर चलेंगे और जो इसके प्रॉपर्टी बच जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिए जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक, और बना करके मुझे फिर आप लोग व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर देखते हैं कि इन्होंने कहाँ तक क्या बनाया, किनको क्या परेशानी आ रही है, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।